नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की शाह। मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं प्लेटो के ऊपर। एरिस्टोक्लीज जो कि प्लेटो का नाम था। मैं इससे पहले आपसे प्लेटो के जीवन चरित्र लाइफ स्केच के ऊपर चर्चा कर चुका हूं और मैं उनकी पुस्तकों के ऊपर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं जो आपसे चर्चा करूंगा वो करूंगा प्लेटो की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके ऊपर। प्लेटो किन किन व्यक्तियों से प्रभावित था और क्यों था इसके ऊपर। और तीसरी आज मैं इस क्लास में चर्चा आपसे करूंगा, इस कक्षा में, कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो मुद्दे को आरंभ करते हैं बगैर किसी पीपीटी के। मैं आपको सबसे पहले प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां करवाता हूं। स्टडी मेथड्स ऑफ प्लेटो। देखिए, मैं पहले ये बता दूं पद्धति मेथड क्या होता है। किसी भी विषय के निष्कर्ष तक पहुंचने का जो तरीका है, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, उसको मेथड बोलते हैं, तरीका बोलते हैं या पद्धति बोलते हैं। वे आप किसी भी विषय के अंतिम निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे, तो आप कौन सी पद्धति का प्रयोग करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे तरीके हैं, सत्य प्राप्ति के या निष्कर्ष निकालने के, तो उसमें उनको अपन पद्धतियां बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं या मेथड बोलते हैं। एक पद्धति की चर्चा करें तो ये कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका प्लेटो ने प्रयोग किया है अपने अध्ययन के दौरान, अपने निष्कर्ष निकालने के दौरान, अपने सत्यों की खोज के लिए, अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया है, हम इनकी चर्चा करते हैं। ये नहीं है कि ये पद्धतियां प्लेटो की पुस्तकों में लिखी हुई है, हम उनका अध्ययन करते हैं तो कुछ पद्धतियां हमें नजर आती है। देखिए, प्लेटो की जो मुख्य पद्धति है वो है द्वंद्वात्मक पद्धति। डायलैक्टिक मेथड। ये मुख्य पद्धति है। पहले मैं ये बता दूं इस पद्धति में होता क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए, हम द्वंद्वात्मक पद्धति की शुरुआत आमतौर पे सुकरात से मानते हैं। सुकरात का ये मानना था कि अब अगर हम विचारों का द्वंद्व करें आपस में, और दो विचार अगर आपस में टकराएंगे, तो स्वाभाविक है कि एक विचार जो असत्य है वो कट जाएगा और वही विचार आगे बढ़ेगा जो सत्य है। तो इस द्वंद्वात्मक पद्धति में विभिन्न विचारों के मध्य द्वंद्व होता है और इसी वैचारिक द्वंद्व के माध्यम से हम अंतिम निष्कर्ष और अंतिम सत्य तक पहुंचते हैं। तो ये है द्वंद्वात्मक पद्धति। देखें, शुरुआत सुकरात से हुई। हमने चर्चा की कि इसमें सत्य तक पहुंचने के लिए विचारों का द्वंद्व किया जाता है। अब विचारों का द्वंद्व कैसे होता है, जैसे हमने देखा कि प्लेटो की जितनी भी पुस्तकें हैं ना, वो डायलैक्टिक स्टाइल में या डायलॉग स्टाइल में लिखी गई, इसे इनको डायलॉग्स बोलते हैं। इसमें वैचारिक द्वंद्व होता है। पहले एक पात्र को एक विचार रखता है, फिर दूसरा पात्र उसको काटता है। जैसे अपन न्याय की चर्चा करें, पहले सेफालस कुछ बोलता है, फिर उसका पुत्र पॉलीमार्फस कुछ बोलता है, फिर उनकी बातों को थ्रेसिमैक्स काटता है, फिर इन सब का जवाब देते हुए मुद्दा आगे बढ़ता है, फिर ग्लूकोन कुछ बोलता है, एंटीमेट्स बोलता है, और अंत में इन सब चीजों को काट के और एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाता है, वो सुकरात है। क्योंकि ये हीरो है प्लेटो की अधिकांश बुक्स का, उसका गुरु सुकरात। तो ये विचारों के द्वंद्व के द्वारा हम अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जो असत्य विचार उठ जाते हैं, सत्य विचार आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये है द्वंद्वात्मक पद्धति।
इसी द्वंद्वात्मक पद्धति का अपनी अधिकांश पुस्तकों में प्रयोग किया है प्लेटो ने। सुकरात भी यही किया करता था। सुकरात ने लिखा नहीं है, सुकरात ने जो कुछ किया वो प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में प्रकट कर दिया, खुद के विचारकों को मिलाते हुए। सुकरात भी चौक चौराहे पे खड़ा हो जाया करता था और उसके चारों ओर उसके विद्यार्थी, तात्कालिक सोफिस्ट विद्वान थे, वो खड़े हो जाया करते थे और वो किसी भी एक मुद्दे के ऊपर बहस करना, द्वंद्व करना, वैचारिक द्वंद्व करना शुरू कर देते थे। एक एक करके वो बोलते जाते थे, एक दूसरे के साथ तार्किक विवेचना, तार्किक बहस, विवेकशील बहस करते जाते थे और अंत में एक दूसरे के तर्कों को काट कर सत्य तक पहुंचते थे। यही पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसका एक चौक चौराहे के ऊपर प्रयोग सुकरात किया करता था। तो खैर, आपने देखा कि इसी पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया। तो प्लेटो की जो मुख्य पद्धति है वो द्वंद्वात्मक पद्धति है। और देखें, क्या इस पद्धति का किसी और ने भी प्रयोग किया है क्या? हाँ, बिल्कुल किया है। देखिए, दो और आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। हेगल है और हेगल से प्रेरित होकर इसी पद्धति का प्रयोग किया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स और हेगल दोनों द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। क्या है इनका डायलैक्टिक मेथड? क्या है डायलैक्टिक मेथड? क्या है? हेगल कहता है कि इतिहास जो गति करता है वो विचारों के आपसी द्वंद्व के माध्यम से करता है, यानी विचारों में द्वंद्व होता है और इतिहास आगे बढ़ता है। विचार हमेशा एक उच्च आदर्श की ओर बढ़ते हैं। पहले एक विचार होता है, फिर उसका विरोधी विचार आता है, फिर ये दोनों कट जाते हैं, फिर एक नया विचार पैदा होता है, फिर उसका विरोधी विचार आता है, फिर वो आगे चलता है। ऐसे करके और वैचारिक द्वंद्व के माध्यम से हर चीज आगे बढ़ती है। पहले एक वाद आता है, फिर उसका प्रतिवाद आता है, फिर इन दोनों के आपसी सम्मेलन से संवाद आता है। एक थीसिस आती है, एक एंटीथीसिस आती है, फिर इन दोनों के आपसी टकराहट से फिर एक सिंथेसिस पैदा होती है। यही सिंथेसिस फिर थोड़े दिन तक सिंथेसिस रहती है, फिर इसका एक वाद पैदा हो जाती है, फिर इसका प्रतिवाद पैदा होता है, फिर संवाद होता है। तो वाद, प्रतिवाद, संवाद के माध्यम से ऐसे इतिहास आगे बढ़ता है, ऐसे समाज आगे बढ़ता है, ऐसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ती है। तो ये कहा हेगल ने कि इस इतिहास में जो भी गति है वो विचारों में आपसी द्वंद्व की वजह से होती है। देखिए, हमारे विचार भी स्थिर नहीं है। आज हमारे विचार कुछ और है, कल हमारे विचार कुछ और हो जाएंगे। जैसे आज हम पता नहीं कर्म के बारे में क्या सोचते थे, आप देखेंगे आपने गीता पढ़ ली तो कर्म के बारे में आप और कुछ सोचने लगोगे। तो ये है कि विचारों में द्वंद्व होता है और जीवन आगे बढ़ता है। अब चलते हैं कार्ल मार्क्स के यहां। कार्ल मार्क्स की पद्धति भी द्वंद्वात्मक है। अब ये हालांकि कार्ल मार्क्स की पद्धति द्वंद्वात्मक तो है, लेकिन ये कहता है कि इतिहास जो गति करता है वो वैचारिक द्वंद्व की वजह से नहीं करता, बल्कि वो भौतिक संसाधनों के मध्य द्वंद्व होता है। इन भौतिक संसाधनों को कब्जाने के लिए फिर दो वर्ग पैदा होते हैं, वो वर्ग आपस में द्वंद्व करते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है। जैसे उत्पादन के साधनों पर कब्जे के लिए शुरुआत में दास समाज आया, उसमें मालिक ने सारी संपत्ति हथिया ली और बाकी को दास बना लिया। फिर इनमें संघर्ष हुआ, उत्पादन के साधनों के लिए आपस में द्वंद्व हुआ, समाज आगे बढ़ा और फिर सामंती समाज आया। फिर सामंती समाज में दो वर्गों में आपसी संघर्ष हुआ और फिर इतिहास आगे बढ़ा और पूंजीवादी समाज आया, जिसमें फिर दो वर्ग थे, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा। फिर इनके मध्य संघर्ष होगा, फिर थोड़े से समय के लिए सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा और फिर साम्यवाद आएगा। तो ऐसे करके इतिहास जो आगे बढ़ता है, कार्ल मार्क्स के आधार पे ये इतिहास भौतिक कारणों से आगे बढ़ता है। यानी भौतिक तत्व है, जड़ तत्व है, वो इसको धक्का देते हैं। हेगल कहता है कि चेतन तत्व और विचार इसको धक्का देते हैं। हालांकि है द्वंद्वी है सुकरात के विचारों में, प्लेटो के विचारों में, हेगल के विचारों के, कार्ल मार्क्स के विचारों में। लेकिन यहां जो द्वंद्व है हेगल, प्लेटो और सुकरात, यहां विचारों के मध्य द्वंद्व है। और यहां कार्ल मार्क्स का द्वंद्व है वो जड़ पदार्थों में या भौतिक पदार्थों में द्वंद्व है। तो देखिए, दो पदार्थ होते हैं, एक विचार या आइडिया होता है और दूसरा जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ होते हैं। तो सृष्टि का मूल तत्व क्या मेटाफिजिक्स कहती है कि या तो वो विचार है या वो जड़ पदार्थ है। इसको लेके जरूर बहस हो सकती है, लेकिन मूल तत्व है मूल बात है कि द्वंद्व होता है। तो आप हम फिर चर्चा करें कि द्वंद्वात्मक पद्धति है प्लेटो की, डायलैक्टिक मेथड है। फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन सी पद्धति है?
प्लेटो की पद्धति है वो निगमनात्मक है। निगमनात्मक पद्धति को डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। डिडक्टिव निगमनात्मक पद्धति को हम दो और पद्धतियां कहते हैं। इस पद्धति को हम दार्शनिक पद्धति बोलते हैं, क्योंकि दार्शनिक इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। फिलोसॉफिकल मेथड है ये, दार्शनिक इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति को हम मानकीय पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले से ही मानक निर्धारण कर देती है और फिर उनके प्राप्ति के प्रयास करती है। तो इसमें इसे नॉर्मेटिव मेथड्स भी बोलते हैं कि मानक पहले निर्धारित करेंगे फिर उनकी प्राप्ति के प्रयास किए जाएंगे। कुल मिला के ये जो डिडक्टिव मेथड है ये पहले पूर्ण की चर्चा करता है और फिर अंश की चर्चा करता है। यानी पहले होल बॉडी की चर्चा करेगा, यानी पहले होल की चर्चा करेगा, पूर्ण की चर्चा करेगा, फिर उसके पार्ट्स की चर्चा करेगा। पहले ये पूरे ब्रह्मांड की चर्चा करेगा और फिर ब्रह्मांड के बाद ये आपको उसके पार्ट्स या पिंड के बारे में बताएगा। ये पहले सामान्य की चर्चा करता है और फिर सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। तात्पर्य ये है कि पहले ये शरीर की चर्चा करेंगे और फिर ये अंगों की चर्चा करते हैं, तो शरीर से अंग की ओर बढ़ते हैं। इस पद्धति को हम निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का एक नाम और है, इसको हम निष्कर्षात्मक पद्धति भी बोलते हैं, कि ये पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर इन निष्कर्षों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे समझते हैं, इन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया कि मानव मरणशील है और फिर ये साबित करेंगे कि वो मरणशील कैसे है। वो उदाहरण इकट्ठे करेंगे कि एक्स मरा है, वाई भी मर गया, जेड भी मर गया। तो हमने कहा था ना कि मानव मरणशील है, तो ये कहते हैं कि मानव मरणशील है। ये पहले डिसाइड करेंगे, निष्कर्ष पहले निकाल लिया। अब ये कहेंगे कि देखिए एक्स जो कि विशेष है वो मर गया, वाई मर गया, जेड मर गया, ए मर गया, बी मर गया। अब देखिए, तो मानव मरणशील है तो मानव सामान्य है, एक्स वाई जेड ये सारे विशेष हैं। तो पहले पूर्ण मानव, पहले एक पूर्ण जाति की चर्चा करेंगे, फिर एक एक मानव की चर्चा करेंगे जो कि अपने आप में विशेष है। तो निगमनात्मक पद्धति है जिसको, यानी ये डिडक्टिव मेथड होता है। यही दार्शनिक इसी का प्रयोग करते हैं। ये पहले से मान लेते हैं कि ईश्वर की सत्ता है या ईश्वर की सत्ता नहीं है तो उसको साबित करने के लिए उदाहरण देंगे, नहीं है तो फिर उसको साबित करने के लिए उदाहरण देंगे, लेकिन मान ये पहले से लेते हैं। फिर ये कहते हैं कि परमात्मा है, तो फिर ये कहाँ है, तो फिर ये कहेंगे आपकी आत्मा में, फिर ये आत्मा को समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही प्लेटो करता है। प्लेटो पहले ही एक आदर्श राज्य की छवि प्रस्तुत कर देता है कि ये है मेरा आदर्श राज्य, फिर इसको लागू करने की कोशिश करता है, इसको आगे समझाता है कि इस आदर्श राज्य में क्या होगा। अब देखिए, गांधी जी पहले ही कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं करते, तथ्य इकट्ठे करनी, शुरुआत में कह देते हैं कि राम राज्य सबसे अच्छा राज्य है। अब ये कब कब रहा, कहां कहां रहा, कौन से देशों में रहा, कितने साल तक रहा, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके लिए तथ्य एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। तो ये पद्धति थोड़ी सी काल्पनिक टाइप होती है, थोड़ी सी दार्शनिक टाइप होती है। तो ये है निगमनात्मक पद्धति। और इसकी जो उल्टी पद्धति होती है वो होती है इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक पद्धति। ये बाद में चर्चा करेंगे, अरस्तु की चर्चा करेंगे। ये इसकी बिल्कुल उल्टी पद्धति होती है, ये वैज्ञानिक पद्धति होती है जो आगमनात्मक होती है। तो हमने देखा कि प्लेटो है ये पहले ही निष्कर्ष निकाल लेता है। प्लेटो पहले ही कह देता है कि बड़ा जरूरी है साम्यवाद, परिवार का और संपत्ति का। वो लागू होगा या नहीं होगा ये नहीं, वो पहले से ही करता है, फिर उसको लागू करने के कैसे कैसे लागू किया जाएगा इसके बारे में बताता है। तो हमने दो पद्धतियां की, द्वंद्वात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति, डायलेक्टिक मेथड और डिडक्टिव मेथड। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सी पद्धति है। जब हम बहस करते हैं परंपरागत आधुनिक और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर, तब भी ये बहस इन पद्धतियों को लेके भी होती है। तो हमने प्लेटो की दो अध्ययन पद्धतियां की, द्वंद्वात्मक और निगमनात्मक या डिडक्टिव मेथड। अब हम प्लेटो की कुछ और अध्ययन पद्धतियां करते हैं। प्लेटो की ऐसी ही एक अध्ययन पद्धति और है सादृश्य मूलक।
इसको एनालॉजी बोलते हैं। खैर इंग्लिश आप जरूर देखें कुछ शब्दों की, एनालॉजी। सादृश्य मूलक का तात्पर्य है इसमें ज्ञान और सत्य के स्पष्टीकरण के लिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए आपको मिलते जुलते उदाहरण इस संसार में और कहां है देने की कोशिश की जाती है, यानी उसके जैसे अन्य उदाहरण या सेम ऐसे ही उदाहरण समझा के द्वारा आपको समझाया जाता है। सादृश्य वैसा ही दृश्य या वैसी ही दूसरी चीज से उस चीज को समझाना, यानी तुलना करके समझाना ताकि चीज आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हम चर्चा करें कि पाइथागोरस से एक चीज सीखी प्लेटो ने, और ये सीखी स्त्री पुरुष समानता। अब आपको इसको सही साबित करना स्त्री पुरुष समानता को, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सादृश्य ऐसे ही मिलते जुलते उदाहरण और कहीं से भी उठा के लाएंगे। तो प्लेटो ये बोला कि जे प्रकृति में कुत्ता और कुतिया ये दोनों समान होते हैं, बताओ क्यों? तो वो कहते हैं देखिए शिकार करने की बारी जब आती है ना, तो प्रकृति कुत्ते और कुतिया में भेद है, नहीं करती। दोनों शिकार के लिए दौड़ते हैं, दोनों शिकार पे झपटते हैं, दोनों शिकार को मारते हैं। जब प्रकृति ने कुत्ता और कुतिया में अंतर नहीं किया, तो फिर हम क्यों स्त्री और पुरुष में अंतर करें? तो स्त्रियां भी शिक्षित होंगी, स्त्रियां भी युद्ध में भाग लेगी, स्त्रियां भी सैनिक होगी, और स्त्रियां भी राजनीति में भागीदारी करेगी। केवल चूल्हे चौके तक नहीं रहेगी, बल्कि इनका भी सशक्तिकरण किया जाएगा। तो देखिए कुत्ता और कुतिया का किसके साथ, स्त्री और पुरुष के साथ उन्होंने सादृश्य खोज दिया। और देखते हैं, हम सब उलझे हुए हैं भौतिक संसाधनों में, भोगवाद में उलझे हुए हैं, आत्मिक ज्ञान को हम भूल गए हैं। हम जो दृश्य संसार है इसको सत्य माने बैठे हैं। ये जो पैसा है, ये घर है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, इसको हम सत्य माने बैठे। ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये जो संसार की चीजें, इन्हीं में हम उलझे हुए हैं, यानी हम 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब इसको कैसे समझा रहा है? तो इसके लिए वो विभिन्न रूपकों का प्रयोग करता है, और ऐसा ही एक रूपक है गुफा का रूपक, यानी गुफा के उदाहरण के माध्यम से कैसे हम गुफा के अंदर लोग उलझे हुए हैं, कैदी हैं जो, वैसे ही हम इस संसार में आके कैसे भौतिक संसाधनों के सांसारिक संबंधों में कैद हो जाते हैं, ये समझाया है। देखिए अब देखिए और कैसे तुलना करता है। वो कहता है एक वर्ग होता है उत्पादक। अब ये कहता है उत्पादक की तुलना की कि ये मानव पशु होते हैं। अब ये मानव पशु कैसे हैं? मानव तो है ही उत्पादक, लेकिन पशुओं की तरह सिर्फ भूख के बारे में जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। तो उत्पादक वो होते हैं जो भोगवाद और भौतिकता चीजों के, सांसारिक चीजों के भूखे होते हैं, उत्पादक होते हैं। फिर बोला ये सैनिक क्या होते हैं कि सैनिक होते हैं वॉच डॉग्स, वॉच डॉग्स रखवाली वाले कुत्ते। जैसे कुत्ते, देखिए सैनिकों की तुलना अब कुत्ते से कर दी कि रखवाली वाले कुत्ते की तरह होते हैं, ये रखवाली करते हैं, जैसे कुत्ता रखवाली करता है, सैनिक रखवाली करते हैं। फिर शासक कैसे होते हैं? तो फिर उन्होंने एक सादृश्यता खोजी कि शासक गडरिये के तुल्य होते हैं, शेपर्ड के तुल्य होते हैं, ये डॉक्टर के तुल्य होता है, ये बुनकर के तुल्य होता है। अब देखिए गडरिया, डॉक्टर, बुनकर, ये नाविक की तरह तुल्य होता है। तो ये सारी ये बताता है, देखिए तुलना कर दी, ये तो सादृश्य है कि आप शासक का किसी सादृश्य स्थापित कर रहे हैं गडरिये से, आप शासक का डॉक्टर से सादृश्य है तुलना स्थापित कर रहे हैं, बुनकर से कर रहे हैं कि जैसे बुनकर एक समाज को यानी धागों को बांध के रखता है, वैसे शासक अपने समाज के तीनों वर्गों को बांध के रखता है। जैसे गडरिया अपने भेड़ों की सुरक्षा करता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है, ऐसी एक शासक अपने संतानों की तरह है, अपनी प्रजा को पालता है। अब देखिए कि वो कहता है कि उत्पादक हैं ये तांबे की तरह होते हैं, सैनिक है ये चांदी की तरह होते हैं, और शासक है ये सोने की तरह होते हैं। अब देखिए फिर धातुओं के साथ इसका सादृश्य खोज दिया इसने। तो ये जो पद्धति है इसको हम सादृश्य मूलक पद्धति बोलते हैं, एनालॉजिकल मेथड बोलते हैं। तो हमने देखिए अब तक 3 पद्धतियां की है,
एक डायलेक्टिक मेथड किया है जिसमें आपसी द्वंद्व के माध्यम से हम निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरी पद्धति थी कि हम पहले सामान्य का निर्धारण कर लेते हैं, फिर विशेष की ओर बढ़ते हैं, निगमनात्मक पद्धति। तीसरी पद्धति की है ये सादृश्य मूलक या एनालॉजिकल मेथड है। हालांकि ये दो और पद्धतियों का प्रयोग करता है जो प्लेटो है, तो दो और पद्धतियों की चर्चा कर लें, वो कौन कौन सी है। एक पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति, और एक है टीलियोलॉजी। इसको प्रयोजन मूलक बोलते हैं। प्रयोजन नहीं मूलक बोलो तो आप इसको उद्देश्य परक बोल सकते हैं। अगर आप इसको उद्देश्य परक नहीं बोलो तो इसको कार्य कारण वाली बोल सकते हैं। आपकी इच्छा है वो बोलो। ऐतिहासिक पद्धति कि ऐतिहासिक पद्धति कौन सी है? जब हम हमारे ज्ञान को समझने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का, ऐतिहासिक ज्ञान का सहारा ले, वो जो कुछ पहले इतिहास में हो चुका है उसका सहारा ले, तो वो ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। जैसे मैकियावेली प्रिंस की सत्ता को सही साबित करने के लिए कि वो शेर और लोमड़ी की तरह होता है, इतिहास से बहुत सारे ऐसे उदाहरण इकट्ठे करके लाता है, ऐसे बहुत सारे राजाओं की चर्चा करता है जो कामयाब राजा थे, उनमें शेर और लोमड़ी वाले गुण थे। तो वो थी ऐतिहासिक पद्धति। प्लेटो भी जो शासन का वर्गीकरण करता है, राज्यों का जो उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, तो ऐसी बहुत सारी जगह खुद प्लेटो भी इतिहास से उदाहरण उठाता है और पुरानी चीजों की चर्चा करता है, तो वो ऐतिहासिक पद्धति बोलते हैं। एक होती है टीलियोलॉजिकल मेथड। देखिए टीलियोलॉजिकल मेथड का जो बहुत अच्छा प्रयोग किया था वो तो अरस्तु के हम करेंगे। इस पद्धति का हम व्यापक जो संदर्भ समझेंगे वो अरस्तु करेंगे, तब समझेंगे। मैं तो ये बता दूं कि टीलियोलॉजी या प्रयोजन मूलकता होती क्या है। इसका तात्पर्य है कि इस संसार में जितनी भी गतियां हैं, जितने भी कानून हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं या खुद मानव है, इस मानव का समाज है, यहां जितने भी कार्य हो रहे हैं, इन सब का कोई ना कोई प्रयोजन है। इस सृष्टि में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। मैं आया हूं तो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, आप हैं तो आपके जीवन का भी उद्देश्य है। बस है ये कि हमें उस प्रयोजन और उद्देश्य को खोजना है। अब ये प्रयोजन क्या हो सकता है, इसके ऊपर विभिन्न विचारकों के विचार अलग अलग हैं। प्लेटो कहता है कि वो हमारा प्रयोजन होगा कि हम अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग कार्य करें। आपके जो आप सतोगुणी हैं तो आप ज्ञान प्राप्त करें, आप रजोगुण की तरफ झुके हुए हैं तो आप सैनिक बन जाएं, और आप तमोगुण की ओर झुके हुए हैं तब आप बन जाएं उत्पादक। तो ये है आपके जीवन का प्रयोजन कि आप अपने आत्मा के गुणों को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग कार्य करें, और फिर जो कार्य करें वो ईमानदारी पूर्वक करें। तो आप अपने जीवन को सद्गुणी करें। सद्गुण को अरेती बोलते हैं। तो अरेती करें, सद्गुणों से भरपूर कर लें, अपने जीवन को ज्ञानवान कर लें, अच्छा कर लें, और भौतिक जगत की बजाय आत्मिक जगत की ओर आपका झुकाव होना चाहिए। ये है टीलियो या ये है टेलोस, यानी जीवन का, कानूनों का, राज्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर गतिविधि एक उद्देश्य की ओर संचालित हो रही है। तो हमारा भी उद्देश्य है कि हम एक आदर्श राज्य का निर्माण करें, एक आइडियल स्टेट का निर्माण करें। और आइडियल स्टेट में क्या होगा कि फिर वहां न्याय होगा, दार्शनिक शासक होगा, वहां संपत्ति और परिवार का साम्यवाद होगा, ऐसा करके और वो कुछ से उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तो ये है टीलियोलॉजिकल मेथड। तो हम टीलियोलॉजी की फिर चर्चा करेंगे जब अरस्तु की चर्चा करेंगे। आज हमने ये देखा कि इसका तात्पर्य होता है कि प्रत्येक गतिविधि, मानव की खुद पैदाइश, सारे कानून, संस्थाएं किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनती है। तो आदर्श राज्य का भी एक उद्देश्य होता है, उसमें रहने वाले मानव का भी एक उद्देश्य है। ऐसी हम चर्चाएं करते हैं टीलियोलॉजी के तहत। तो हमने 5 पद्धतियां की, अध्ययन पद्धतियां, जिनका प्रयोग प्लेटो करता है। कौन कौन से देखिए। पहले मैंने डायलेक्टिक मेथड बताया,
फिर डिडक्टिव निगमनात्मक पद्धति की चर्चा की, जो सामान्य से विशेष की ओर और पूर्ण से अंश की ओर चलती है, ब्रह्मांड से पिंड की ओर चलती है। फिर हमने एनालॉजिकल सादृश्य मूलक पद्धति की, फिर ऐतिहासिक पद्धति की, और फिर टीलियोलॉजी या प्रयोजन मूलक पद्धति की। अब इन पद्धतियों को करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लेटो के ऊपर किन किन विचारकों के विचारों का प्रभाव था, इनकी चर्चा करते हैं कि प्लेटो पे प्रभाव किसका था। देखिए, प्लेटो कई विचारकों से प्रभावित था। प्लेटो पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो था सुकरात का। यह कहा जाता है कि सुकरात प्लेटो के रूप में पुनर्जीवित हो गया था। प्लेटो के ऊपर प्रभाव है वो पाइथागोरस का है। प्लेटो पे जो प्रभाव है वो हेराक्लिटस का है। प्लेटो पे जो प्रभाव है वो पैरामेनाइड्स का है। पैरामेनाइड्स। अब हम देखते हैं कि इसने क्या क्या प्रभाव, कहां से क्या लिया, मुख्यतः क्या लिया। देखिए, प्लेटो के अधिकांश चीजें सुकरात से प्रभावित है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, यानी ज्ञान और सद्गुण की अभेद्यता, ये दोनों एक दूसरे से अटल रूप से जुड़े हुए हैं। ज्ञान और सद्गुण, नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। अब है क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये सुकरात से लिया है कि जिस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाएगा उसमें अपने आप ही सद्गुण पैदा हो जाएंगे, अच्छाइयां पैदा हो जाएगी, पर कल्याण के भाव पैदा हो जाएंगे, वो अच्छा हो जाएगा। और जिस व्यक्ति में सद्गुण है, इसका तात्पर्य वो क्या है, ज्ञानी है। तो आप कैसे पहचान करेंगे कोई व्यक्ति ज्ञानवान है या नहीं? तो हम उसमें सद्गुणों को देखेंगे, उसकी प्रवृत्तियों को देखेंगे, उसके जीवन को देखेंगे। तो देखिए, ज्ञान प्राप्त होती है, आपकी आंखें खुलती है और आप सद्गुणी हो जाते हैं। और आप सद्गुणी तब बनते हैं जब आपके पास क्या आता है, ज्ञान आता है। तो ज्ञान है वो आपके जीवन में अंधकार दूर करता है, शिक्षा लेके आता है और सद्गुण लेके आता है। और आप सद्गुणी तभी बनते हैं जब आपको क्या होता है, ज्ञान होता है। ये है किस प्रकार का ज्ञान, ये इसके ऊपर बहस हो सकती है। जैसे प्लेटो कहता है कि वास्तविक ज्ञान है कि आप पहचानना सीख जाएं कि ये भौतिक जगत क्या है, इंद्रिय जगत क्या है और आत्मिक जगत क्या है, और कौन सा जगत सत्य है, ये आप पहचानना सीख जाएं। क्या आत्मिक जगत सत्य है क्या, या इंद्रिय जगत सत्य है? तो वो कहते हैं नहीं, इंद्रिय जगत है ये तो परिवर्तनशील है, ये तो बर्बाद होता रहता है, इंद्रियां आज है कल को नहीं होंगी। आत्मा शाश्वत है, स्थायी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आप आत्मा के लिए कार्य करें, इन इंद्रियों के लिए जीने की आवश्यकता नहीं है। भोगवाद, सांसारिक क्रियाकलापों से आप थोड़ा मुक्त होके और पर कल्याण के लिए कार्य करें। तो ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। फिर यह है कि शासन एक कला है। ये यहां से शुरू हुआ कि शासन एक कला है। कला है तो इसका तात्पर्य इसको सीखा जा सकता है। वही व्यक्ति शासन के योग्य हैं जो इस कला को जानता है। एरा गेरा नत्थु खेरा शासक नहीं बन सकता। वो विवेकवान व्यक्ति जिसमें ज्ञान पर्याप्त मात्रा में है, जो सद्गुणी है, वही व्यक्ति शासक बनेगा। यानी शासन करना एक कला है। तो चूंकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो हम शासन करने की कला भी सीख सकते हैं। यानी एक अच्छा शासक बनाया जा सकता है ज्ञान के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा। अब हम एक दार्शनिक शासक पैदा कर सकते हैं। तो यह है कि शासन एक कला है।
तब सुकरात बड़ी जोरदार बात कहता है, हालांकि लिखी प्लेटो नहीं है। सुकरात कहता है कि हमारी जनता बीमार है, इसके लिए डॉक्टर का इलाज करना चाहिए। देखिए बड़ी मजेदार बात है कि जनता बीमार है इसलिए डॉक्टर का इलाज करो, यानी कमी कहां है? डॉक्टर में है, इसलिए जनता बीमार है। तो डॉक्टर को पहले सही करो, पहले राजा को सही करो, प्रजा अपने आप ही सही हो जाएगी। तो जो राजा है वो वही बनेगा जो शासन की कला में पारंगत होगा। ये कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो विवेकवान होते हैं, वही राजा बन सकते हैं। ये राजपद सबके लिए खुला नहीं होगा, क्योंकि ये कला है। और आप जानते हैं कला सबकी बपोती नहीं होती। हर एक व्यक्ति चित्रकार नहीं होता, हर एक व्यक्ति अच्छा मूर्तिकार नहीं होता, हर एक व्यक्ति अच्छा गायकार नहीं होता। तो ये कलाएं हैं जो एक एक्सपर्ट आदमी होता है। आप देखिए अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, लेकिन कुछ ही बनेंगे। प्रयास तो करते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ ही बनते हैं। कुछ ही अच्छे कलाकार बनते हैं, कुछ ही अच्छे हीरो बनते हैं। तो सीखी तो जा सकती है, लेकिन सीखने के बाद जो सर्वोच्च होंगे वही उस पद के ऊपर बैठेंगे। तो शासन एक कला है, ज्ञान ही सद्गुण है। ऐसी कुछ चीजें उसने ली सुकरात से। अब देखें पाइथागोरस से क्या लिया। देखिए हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसकी आगे है भी हम चर्चा करेंगे। ये जो तीन आत्माओं का सिद्धांत है, ये थ्योरी ऑफ थ्री सोल्स, तीन आत्माओं का सिद्धांत, ये पाइथागोरस से लिया है। पाइथागोरस ये कहा करता था कि एक समाज में तीन आत्माएं और फिर इन तीन आत्माओं से बने हुए तीन वर्ग, ए थ्योरी ऑफ थ्री क्लासेस एंड थ्री सोल्स, तीन आत्माएं और तीन वर्ग। पाइथागोरस कहा करता था कि एक समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें ज्ञान से प्रेम होता है, एक वो जो अपनी प्रशंसा चाहते हैं, यानी जो सम्मान से प्रेम करते हैं, और एक वो जो धन से प्रेम करते हैं। यानी समाज में तीन प्रकार के लोग होंगे। ज्ञान से एक होते हैं ज्ञान, जो ज्ञान से प्रेम करते हैं, दूसरे होते हैं सम्मान से, ये सैनिक बनते हैं, और जो धन से प्रेम करते हैं उत्पादक बनते हैं। तो देखिए तीन प्रकार के वर्ग होते हैं, ज्ञान से प्रेम करने वाले, सम्मान से प्रेम करने वाले और धन से प्रेम करने वाले। इन्हीं बातों को बाद में आगे बढ़ाया प्लेटो ने। अपने समाज की चर्चा करते हैं। भारतीय दर्शन क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है कि जो अपने यहां भी तीन वर्ग, चार है वैसे वर्ण बोलते हैं अपन उनको, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां तीन की चर्चा चल रही है, क्योंकि यहां जो शूद्र है उनको दास कहा जाता है, उनकी चर्चा नहीं की इन लोगों ने। देखिए वहां भी ऐसा ही बंटवारा था, एथेंस में भी, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का बंटवारा है। यहां वर्ण नहीं है बल्कि वर्ग है, क्लासेज है। यहां जो ब्राह्मण है वो ज्ञानी होगा, जो क्षत्रिय है वो सम्मान का भूखा होता है, और जो वैश्य होता है वो धन का भूखा होता है। अपने इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बोलते हैं। इन्हीं को पाइथागोरस और ये प्लेटो हैं, ये इसको शासक बोलते हैं, इसको सैनिक बोलते हैं, इसको उत्पादक बोलते हैं। तीन गतिविधियां हो गई। तो जैसी आत्मा के गुण है वैसे तीन वर्ग बन जाते हैं। ये पाइथागोरस से लिया है। देखिए और क्या लिया है पाइथागोरस से। नंबर एक ये। नंबर दो, दार्शनिक शासक का जो विचार है, ए फिलोसोफर किंग, जो ज्ञान से प्रेम करता है, ये लिया है। पाइथागोरस से जो तर्क लिया है इसने, और जो इसके ऊपर लिखा आता था, एकेडमी के बाहर जो वाक्य लिखा होता था कि जो तर्क और रीजनिंग और मैथ्स वाले ही यहाँ प्रयोग करेंगे, जो अकादमी इसका विश्वविद्यालय था प्लेटो का, ये तर्क और गणित और विवेकता ये भी पाइथागोरस से ली है। क्योंकि तर्क, रीजनिंग और गणित से आप विवेकवान हो जाते हैं, और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपका तार्किक और विवेकशील होना अत्यंत आवश्यक है। फिर ये जो स्त्री पुरुष समानता है, स्त्री पुरुष समानता, क्योंकि पाइथागोरसियन स्कूल थी, उसमें स्त्री पुरुष सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। तो स्त्री पुरुष शिक्षा भी लेंगे, स्त्रियां भी शिक्षित होंगी, स्त्रियां भी शासन कार्यों में भागीदारी करेगी। ये सब पाइथागोरस से लिया इसने। तो स्त्री पुरुष की, मैंने पाइथागोरस से प्रभावित है। स्त्री पुरुष की समानता है, तर्क और गणित है, दार्शनिक शासक है, तीन आत्माएं, तीन वर्ग है, ये पाइथागोरस से ज्यादा प्रभावित है।
फिर आ गया हेराक्लिटस और पैरामेनाइड्स, जो आत्मा की अमरता संबंधी विचार है। कि भौतिक जगत नाशवान है, आत्मा अमर है, अजर है, अदृश्य है, ये कभी समाप्त नहीं होती, ऐसे कुछ विचार हैं ये हेराक्लिटस और पैरामेनाइड्स से लिए। तो हमने देखा प्लेटो की जो विचार पद्धति है उसके ऊपर सुकरात का, पाइथागोरस का, हेराक्लिटस का और पैरामेनाइड्स का प्रभाव है। कई बार पूछते हैं कि प्लेटो का जो विचार है उनके ऊपर किन किन लोगों ने प्रभावित किया उसको, तो ये सारे हैं, और भी हैं, आमतौर पे हम इनकी चर्चा करते हैं। ये था प्लेटो पे किस किस का प्रभाव है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं अब आपको एक मजेदार चीज करूंगा, प्लेटो के दिन पद्धतियां, उसके बाद हम प्लेटो किस किस से प्रभावित था ये, और अब मैं आपको प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया करवाऊंगा। चलिए, कक्षा लंबी हो जाएगी, मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगा प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया, प्रत्यय का सिद्धांत। तो धन्यवाद, अगली क्लास में हम मिलेंगे तो हम प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल प्लेटो से संबंधित, जो क्वेश्चन आते हैं तो दो प्रकार के आते हैं। वो या तो प्लेटो के बारे में किसने क्या कहा ये पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि आमतौर पे प्लेटो का जो दर्शन है वहां से क्वेश्चन उठाते हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचारों के बजाय इसके जो दार्शनिक और फिलोसॉफिकल जो आइडियाज हैं, व्यूज हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जा रहे हैं आजकल। तो नेक्स्ट कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्लेटो का गुफा का सिद्धांत, प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।